रिकॉर्डिंग होगी स्टार्ट। और अच्छा, आप मुझसे पूछे थे कि यूज स्टेट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, तो वो मैं आपको अब थोड़ा दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये जो ऐप है हमारे पास, इसको रिमूव करते हैं और यहाँ से एक न्यू ऐप क्रिएट करते हैं ऐसे। इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। अब जो हमारे पास स्टेट होती है ना, बेसिकली वो हमारे पास होती है एक रिएक्ट हुक। अब रिएक्ट हुक हमारे पास क्या होता है? तो रिएक्ट हमारे पास जो है ना, वो रिएक्ट के अंदर कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं। जिस तरह स्टेट होगी हमारे पास, लाइफ साइकिल होगी, जो कि फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर जो होते हैं। अब पहले तो चूंकि हमारे पास क्लास कंपोनेंट्स होते थे, तो उसके अंदर जो है ना वो मेथड्स हुआ करते थे, स्टेट के और लाइफ साइकिल मेथड्स, जिनके थ्रू हम लोग जो कंपोनेंट है उसकी स्टेट को मैनेज करते थे, उसकी लाइफ साइकिल को जो है वो मैनेज करते थे। लेकिन अब क्लास कंपोनेंट्स हम नहीं यूज़ करते, हम जो है वो फंक्शनल कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं। तो जब फंक्शनल कंपोनेंट्स हमारे पास आए, तो हमारे पास रिएक्ट हुक्स, यानी ऐसा समझ लो कि ये स्पेशल फंक्शंस आ गए, जिसके अंदर हमारे पास ये यूज स्टेट होगी, यूज इफेक्ट होगी, यूज कॉन्टेक्स्ट और यूज रेफ, यानी एक वो रेफरेंस के लिए जो है ना वो यूज़ होता है। तो इस तरह के कुछ स्पेशल किस्म के फंक्शंस आ गए, जो कि हम अपने फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर डाल के डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शनैलिटीज़ बेसिकली एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ जो है ना वो यूज स्टेट पढ़ा है। यूज स्टेट हमारे पास क्या है? रिएक्ट हुक है। रिएक्ट हुक क्या है? हमारे पास स्पेशल फीचर्स हैं जो कि हम रिएक्ट की एप्लीकेशन के अंदर डाल सकते हैं। अब यूज स्टेट हमारे पास क्या है कि आप जो है वो कोई भी डाटा उसको ऐड कर सकते हो और उसको मैनेज कर सकते हो कंपोनेंट के अंदर यूज स्टेट के थ्रू। अब इसका सिंटैक्स तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। स्टेट हमारे पास क्या होती है कि करंट वैल्यू हमारे पास होगी, उसके बाद उसका एक सेटर फंक्शन हम बनाते हैं, जिसमें सेट स्टेट, या जिस तरह हमारे पास अगर नेम होगा तो सेट नेम उसका सेटर फंक्शन हो जाएगा। और फिर इनिशियल वैल्यू उसकी हम पास करते हैं यूज स्टेट की फंक्शन के अंदर। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल अभी हम यहाँ पर ले लेते हैं। कॉन्स्ट, मैंने एक स्टेट बनानी है इस फंक्शनल, समझो कि ये मेरा ना एक प्रोफाइल का कंपोनेंट है, मेरा यूज़र डैशबोर्ड है। और यूज़र डैशबोर्ड में मैं क्या डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ? अपना जो है वो नेम डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। तो मैं क्या लिख लूँगा यहाँ पर? नेम। सबसे पहले तो ये मेरी होगी स्टेट। ऐसा समझ लो ये जो हमारे पास कंपोनेंट है, ये इसका वेरिएबल है। अब इसको हम एज अ वेरिएबल क्यों नहीं हम कहते, हम इसको क्यों इसकी स्टेट कहते हैं? क्योंकि ये जो है ना, ये इसको हम इसके सेटर फंक्शंस के थ्रू कंट्रोल कर रहे होंगे, यानी इसकी वैल्यूज को हम जो है वो चेंज कर रहे होंगे। इसका डाटा जो है ना वो थ्रू आउट जो है ना हमारी एप्लीकेशन वो चेंज हो रहा होगा। क्योंकि अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं यूज़र डैशबोर्ड की, तो हम जो है वो जब डिफरेंट यूज़र लॉगिन करेगा तो ज़ाहिर है उसका नेम जो है वो डिफरेंट होगा वहाँ पर। तो ये क्या हो रहा है, हमारे पास उसकी स्टेट जो है वो चेंज हो रही है, इसलिए हम इसको जो है ना वो एज अ स्टेट इसको डिक्लेयर करते हैं। स्टेट की एग्जांपल रियल लाइफ से अगर मैं आपको दूं, तो ऐसा समझ लो कि एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी चीज़ की जो है ना वो उस टाइम पे वो किस तरह से है। मतलब अगर अभी आपको देखा जाए, आपको जो है ना अभी आप मंथ स्टैक डेवलपर नहीं हो, तो आपकी स्टेट क्या है इस टाइम कि आप मंथ स्टैक डेवलपर नहीं हो। 6 महीने बाद, 3 महीने बाद आपकी स्टेट क्या होगी कि आप मंथ स्टैक डेवलपर बन जाओगे। यानी वक्त के साथ साथ जो है ना वो आपका डाटा जो है वो, आपका रोल जो है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अभी आप मंथ स्टैक डेवलपर नहीं हो, 3 मंथ्स के बाद आप मंथ स्टैक डेवलपर बन जाओगे, आपका रोल चेंज हो जाएगा। यानी आपका रोल का जो स्टेट है वो चेंज हो गई। तो यहाँ पर हमने नेम की स्टेट बनाई, इसको सेट नेम कर दिया, यानी इसका सेटर फंक्शन बना दिया। और यूज स्टेट का जो फंक्शन हमने ऊपर इंपोर्ट किया है, उसके थ्रू इसको या तो एम्प्टी स्ट्रिंग हमने प्रोवाइड कर दिया, यानी इसके अंदर हम कुछ डाटा जो है वो बाद से इनपुट लेके स्टोर कर सकते हैं, या खुद से मैं इसको यहाँ पर जो है वो फहद दे देता हूँ। ये इसकी इनिशियल वैल्यू जो है हमारे पास फहद है।
अब रिटर्न के अंदर अगर मैं जाऊं और यहाँ पर लिख दूं h2 और वेलकम, देन मैं यहाँ पर नेम लिख लूं, तो हमारे पास जो है वो हमारा नेम जो है वो आ जाएगा। अब डिफरेंट यूज़र के लिए ये चीज़ जो है वो डिफरेंट हो सकती है, यानी अगर कोई और यूज़र लॉगिन कर रहा हो तो हो सकता है उसका नेम जो है वो कासिम हो, वहाँ पर उसका नेम जो है वो चेंज हो जाएगा। स्टेट बेसिकली हम इसलिए यूज़ करते हैं, आप सिंपल सिर्फ इस बात को इतना सा समझो कि स्टेट हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम इसके अंदर ऐसा डाटा स्टोर करते हैं जो कि वक्त के साथ जो है वो चेंज हो जाता है, यानी नेम जो है वो हमारे पास चेंज हो सकता है डिफरेंट लॉगिन्स के ऊपर। यहाँ पर हम कुछ ऐसा वेरिएबल बना लें जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ डाटा के इनपुट के थ्रू जो है वो चेंज हो जाए, या डाटाबेस से हम कुछ डाटा जो है वो उठा रहे हों और इस स्टेट के अंदर जो है वो स्टोर कर रहे हों, तो उसके लिए जो है वो हम लोग स्टेट का यूज़ करेंगे। और स्टेट बेसिकली यहाँ पर क्या होती है, हमारे पास री रेंडर हो जाती है, यानी इसका नेम मैं चेंज करूँगा तो ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये वाली स्टेट जो है वो री रेंडर हो जाएगी। क्यों? रिएक्ट इसकी प्रीवियस स्टेट में इसको देखेगा तो यहाँ पर इसका नाम पहले फहद था, और जब हम इसको दोबारा से इसको चेंज करेंगे तो वो उसकी दोबारा से स्टेट चेक करेगा तो वहाँ पर वो कासिम हो जाएगा। तो रिएक्ट क्या करेगा, सिर्फ इतने से हिस्सों को जो है वो हमारे पास री रेंडर यानी डिस्प्ले के ऊपर हमारे पास अपडेट कर देगा। तो ये हमारे पास यूज स्टेट होती है। दूसरी चीज़ इसमें एक और होती है कि आपने स्टेट्स को जो है ना वो हमेशा सेटर फंक्शन से ही आपने इसको जो है ना वो चेंज करना है। आपने इस तरह नहीं करना कि यहाँ पर नीचे आके नेम इज इक्वल टू आप कुछ कर दो, ठीक है। आपने हमेशा अगर नेम चेंज करना है तो आप इसका सेटर फंक्शन के थ्रू आप इसका नेम जो है वो चेंज कर सकते हो। ये बनाने का मकसद इसलिए होता है, और ये बनाना भी ज़रूरी होता है कि आप इसके थ्रू जो है वो आप अपनी स्टेट के जो वैल्यू है बेसिकली उसको चेंज करो। और ये जो यूज स्टेट के अंदर हम लोग वैल्यू यहाँ पर जो प्रोवाइड करते हैं, जो इनिशियल वैल्यू होती है वो सिर्फ एक दफ़ा सेट होती है। यानी अगर ये शुरू में मैंने यहाँ पर ये सेट कर ली तो बाद में अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो मेरे पास अगली दफ़ा वो चेंज वैल्यू आएगी, यानी सेटर फंक्शन के थ्रू मैं इसको चेंज कर लूँ तो देन मेरे पास ये वाली वैल्यू नहीं आएगी। जिस तरह फॉर लूप के अंदर हम लोग लेट आई इज इक्वल टू ज़ीरो करते थे जब हम इनिशियलाइज कर रहे होते थे अपनी लूप को, तो वो हमारे पास एक ही दफ़ा चलता था। तो सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास ये भी एक दफ़ा चलता है, और इस स्टेट के अंदर हम किसी भी टाइप का डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं, नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, ऑब्जेक्ट, एरे, या कुछ और जो है ना वो वेरिएबल्स स्टोर कर सकते हैं। तो बस आप इतना समझ लो फाइनली, अगर अगर मैं आपको बताऊं कि ये एक मेमोरी है वेरिएबल के लिए जो कि हम लोग कंपोनेंट्स के अंदर यूज़ करते हैं। यानी इस कंपोनेंट के अंदर मैंने कोई वेरिएबल ऐसा बनाना है जो कि बाद में चेंज हो जाए, या जिसको मैंने बाद में चेंज करना हो, तो मैं यहाँ पर यूज स्टेट जो है वो यूज़ कर लूँगा। बस ये इतना सा आप इसको समझ लें, और ये हर किस्म के डाटा के लिए आप यूज़ कर सकते हो। हमने इसकी काउंटर की एग्जांपल देखी, यहाँ हमने इसकी नेम की एग्जांपल देख ली। अगर हम डाटाबेस के अंदर जाएंगे तो वहाँ से अगर हम कोई चीज़ उठा रहे होंगे तो वहाँ पर हम इसके अंदर कुछ स्टोर कर रहे होंगे। तो अभी तो चूंकि हम बेसिक बेसिक चीज़ें देख रहे हैं तो यहाँ पर इसलिए हम लोग इस तरह की कोई एग्जांपल देख रहे हैं। तो आपको अब समझ आई है स्टेट की कुछ या नहीं? कासिम, आपको आवाज़ आ रही है या नहीं? जी, जी, आ रही है। मतलब ये हो गया ना कि हमारे पास मेमोरी के अंदर मतलब स्पेस रिज़र्व करने के लिए मतलब हम किसी भी डेटा टाइप को इसके थ्रू रन कर सकते हैं, तभी यूज़ स्टेट यूज़ करते हैं। आप नहीं, आप इसको ना बहुत कॉम्प्लेक्सली जो है ना वो डिफाइन कर रहे हो। बस आप इतना समझ लो कि आपने ये वेरिएबल बनाया है यहाँ पर, भाई ये चीज़ आप जहन में डाल लो। ये वेरिएबल है जिसके अंदर आप वैल्यू स्टोर कर रहे हो और बाद में आप इसको चेंज भी कर सकते हो। बस आप इतना समझ लो, इसको इतना कॉम्प्लेक्स आप लेके जाओगे तो आप उलझनों में फंसोगे। यहाँ पर हम वेरिएबल भी जी, डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग यूज स्टेट कर रहे हैं क्योंकि हम लोग रिएक्ट के अंदर चूंकि आप देखो कि सिर्फ वही चीज़ री रेंडर होती है जिसके अंदर चेंज आता है। तो स्टेट बेसिकली हमें वही काम करने के लिए देता है कि हमने इसकी स्टेट को चेंज किया तो अगेन जब हम इसको री रेंडर करेंगे तो ये चीज़ इतना पोर्शन हमारे पास री रेंडर हो जाएगा। तो अब इतनी सी चीज़, बस इसको इतनी सी चीज़ को समझो। इसको कॉम्प्लेक्स करोगे कि ये मेमोरी में जाता है, वहाँ स्पेस स्टोर होती है, वो कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो फिर आपके लिए जो है ना वो मसले का बायस बनेंगे। क्योंकि हमने ना वो डिस्ट्रक्चरिंग वगैरह का एक मेथड पढ़ा था ना,
जी जी, डी स्ट्रक्चर पढ़ा था हमने एरेज और ऑब्जेक्ट्स में। इसकी बात कर रहे हो या कोई और हम्म, लेक्चर आप कह रहे हो? इसी की बात कर रहा हूँ, तो उसमें देखा जाए ना, तो हम देख इस तरह सेम टू सेम, मतलब उसमें भी करते होते हैं ऑब्जेक्ट को, मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्चरिंग वगैरह, या अरे की डिस्ट्रक्चरिंग वगैरह। वो तो तब होता है ना जब यहाँ पर हम कोई एरे जो है वो डिफाइन करें इस यूज स्टेट के अंदर, और मैं फिर चाहता हूँ कि हम्म, उसकी वैल्यू को मैं ओपन कर लूँ, एक्सपेंड करूँ, तो फिर मैं वहाँ पर डी स्ट्रक्चर जो है ना वो यूज़ करता हूँ। हाँ, तो इधर मेरे पास अगर इस लिहाज से देखा जाए, तो पीछे हमारे पास आगे तो स्ट्रिंग है, पीछे हमारे पास अरे है ना, डिस्ट्रक्चरिंग के लिहाज से। कैसे मतलब? डिस्ट्रक्चरिंग में यही होता है ना कि अगर आप आगे अगर अरे लिए, तो आप पीछे मतलब डिस्ट्रक्चरिंग में आप अरे के थ्रू यूज तरह करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यूज की डिस्ट्रक्चरिंग करेंगे ना। डी स्ट्रक्चरिंग ऐसे होती है कि आपने जो है ना वो इसकी एग्जांपल में ना डी स्ट्रक्चरिंग आपको दोबारा पढ़ाता हूँ। एक मिनट, इसको ना बगैर स्टेट के फिलहाल देखते हैं। ये मेरे पास एक हम्म, कॉन्स्ट का, ऐसा समझ लो कि नंबर्स की मैं कॉन्स्ट बनाता हूँ, और यहाँ पर ना इसके अंदर मैं नंबर स्टोर कर देता हूँ 10 20 30, और बस चलो फिर इतने ला लेते हैं। अब जी। अगर मैं चाहता हूँ ना कि मैं इसके नंबर्स को इंडिविजुअली स्टोर करूँ, तो हमारे पास नॉर्मल तरीका क्या होता है? मैं चाहता हूँ फर्स्ट नंबर जो है ना मैं स्टोर कर लूँ, तो मैं इसको क्या करूँगा, इंडेक्स, इंडेक्स नंबर्स नंबर, और इंडेक्स डाल दूंगा स्क्वायर इसके ब्रैकेट अंदर। जीरो, ये हमारे पास जीरो। नॉर्मल वे है, ठीक है। डी स्ट्रक्चरिंग जी, बेसिकली क्या करता है हमारे पास, वो इस एरे से सारों को। या इस जो ऑब्जेक्ट है उससे वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर लेता है हमारे पास, और उसको किसी वेरिएबल के अंदर जो है ना वो स्टोर कर लेता है। अब वो हम कैसे करते हैं? वो हम ऐसे करते हैं कि मैंने बनाई ये ए, कौन? और इसको फिलहाल ए कर लेते हैं, और इसके अंदर मैंने स्टोर कर दी ये अपनी ये वाली एरे। अब एरे का जो मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट होगा वो मेरे पास ए के अंदर जो है वो स्टोर हो जाएगा। अब अगर मैं अपनी इसके अंदर आऊँ, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर आऊँ, और यहाँ पर मैं जो है वो नंबर प्रिंट कर दूँ ए, यहाँ पर मेरे पास 10 आ जाएगा। तो ये होती है बेसिकली डी स्ट्रक्चरिंग। डिस्ट्रक्चरिंग, जी। हाँ जी, अभी समझ आई है डी स्ट्रक्चरिंग की आपको? मतलब ये जो है ना ए अभी स्टोर किया, अब मैं चाहता हूँ मैं बी की वैल्यू भी स्टोर कर लूँ, तो मैं यहाँ बी कर लूँगा। अगर यहाँ पर मैं बी की वैल्यू को डिस्प्ले करवाना चाहूँ, यहाँ पर बी की वैल्यू आ जाएगी। तो डी स्ट्रक्चरिंग बेसिकली क्या करता है, हमारे पास जो एरे के या ऑब्जेक्ट्स के एलिमेंट्स है ना, ये वैल्यूज हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करके आपके पास किसी भी वेरिएबल के देखिए अंदर हमारा में स्टोर कर देता है। नहीं लिया। अब जो चीज़ आप कह रहे हो ना, जो मेरे मैं तो ख्याल से देखता मैं समझ, जो मुझे समझ आ रही है, वो जिस तरह कल हमने टू डू की ऐप में हमने एक काम किया था। हमने क्या किया था, यहाँ पर आप ऐसा समझ लो कि नेम्स की जो है ना मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ, फहद और कासिम। अब मेरे पास ये ऑलरेडी इस एरे के अंदर डाटा मौजूद है। अब मैं यहाँ पर डी स्ट्रक्चरिंग नहीं कर रहा, अब मैंने इस एरे के अंदर डाटा ऐड करना है ना, तो मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा स्प्रेड ऑपरेटर, जो मेरे ख्याल से जो आप कॉन्सेप्ट कहना चाह रहे हो। उसके अंदर क्या होगा बेसिकली, यहाँ पर आपने इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले जो इस ये जो एरे है ना इसको स्प्रेड कर लेना है, यानी इसके एलिमेंट्स को आपने बिखेर देना है, एक्सपैंड कर देना है। एक्सपैंड कैसे करोगे, यहाँ पर आपने 3 डॉट्स लगाए, और यहाँ पर आपने अपनी एरे का जो है वो नेम लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर एक और अगर नेम ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर सेट नेम के फंक्शन से अगर इसको कर पाऊँ, एक मिनट, एग्जाम्पल एक मिनट बताता हूँ मैं आपको।
नहीं सॉरी, नेम की आपने बना ली यहाँ पर एरे। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसके जो है ना इसके अंदर एक नया नेम ऐड करूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसके सेटर फंक्शन के थ्रू इसके अंदर पास करूँगा। सबसे पहले तो हमारे पास जो ये एरे ऑलरेडी मौजूद है, स्प्रेड सिंटैक्स के थ्रू मैं इसको क्या कर लूँगा, एक्सपेंड कर लूँगा। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा नेम। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसमें जो हमारी न्यू वैल्यू होगी मैं वो ऐड अप कर दूँगा। यहाँ पर मैं लिख लूँगा अली। अब अगर मैं अपनी इस एरे को प्रिंट करूँ, नेम डॉट मैप, और इसके अंदर सबसे पहले हम नेम पास कराएंगे और इंडेक्स, एक एल आई का टैग लगाएंगे। इसके अंदर की में हम इंडेक्स पास कर लेंगे और यहाँ पर जो है वो नेम लिख लेंगे। ये चला क्यों नहीं हमारे पास? क्या जी, कुछ एरर आ गया है। ए इज़ नॉट डिफाइंड, बी इज, अच्छा नहीं। हाँ, वही मसला जो हमने कल किया था। रिटर्न की, जब हमने ये रिटर्न करना है एलिमेंट, तो यहाँ हमने राउंड ब्रैकेट्स जो है वो यूज़ करनी है। बट ये फिर से नहीं हुआ रेंडर हमारे पास। अब क्या इशू है? बी इज़ नॉट डिफाइंड, अच्छा ये ऊपर कोई हमने कुछ ऐसा किया है जिसके अंदर ये एरर दे रहा है यहाँ पर। स्टिल नॉट क्लियर्ड। टू मैनी री रेंडर्स। डॉट मैप का फंक्शन तो हमारे पास ठीक है। की के अंदर हमने इंडेक्स पास कर दी और यहाँ पर ओ, इशू ये है हमारे पास कि ये जो फंक्शन है ना, ये जो इन्फिनिट लूप वाला एरर आया ना हमारे पास, अगर आपको मैं कंसोल दिखाऊं, हमने इस फंक्शन को डायरेक्टली यहाँ पर कॉल किया हुआ है। देखो, टू मैनी री रेंडर्स, यानी ये इन्फिनिट लूप में चला जाएगा। ये इसलिए हमारे पास आया क्योंकि हमने इसको डायरेक्टली यहाँ पर कॉल किया है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ना किसी बटन के ऊपर जो है वो लगा देता हूँ कि जब हम बटन पे क्लिक करें तब ये वाला फंक्शन जो है वो चल पड़े। मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ ऐड नेम के नाम से। एरो फंक्शन बना लेते हैं।
और जो इसके अंदर ये वाला फंक्शन जो है वो चला देते हैं। सेट नेम तब चले हमारे पास जब ऐड नेम का बटन जो है वो क्लिक हो। और फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको यूएल के अंदर लगाते हैं सबसे पहले तो। सेकेंडली हम यहाँ क्या करते हैं, एक बटन बनाते हैं। उसके ऑन क्लिक के ऊपर जो है वो हम लोग ऐड नेम का फंक्शन जो है वो पास कर देते हैं, क्लिक। अभी आप देखो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ फहद और कासिम आ रहा है ना, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो अली भी आना चाहिए, बट अगेन कुछ एरर्स आ गए हैं। सॉरी, डबल मैंने यहाँ पर ये लगा दिए हैं, एज अ ऑब्जेक्ट इसके अंदर चला गया ये। तो अब आप देखो बटन क्लिक के ऊपर मैंने क्या, अच्छा मैं समझा क्या रहा था आपको, यहाँ पर स्प्रेड ऑपरेटर समझा रहा था। स्प्रेड ऑपरेटर ने बेसिकली क्या किया, हमारे पास यहाँ पर ये जो लिस्ट थी ना एरे की, एरे के अंदर जो हमारे पास वैल्यूज पड़ी थी, हमने क्या किया, सबसे पहले तो उनको कर लिया एक्सपैंड। ऐसा समझ लो कि हमने इनको अलग-अलग कर लिया और यहाँ पर एक ओपन स्पेस छोड़ दी कोई नया एलिमेंट ऐड करने की। अब वो ओपन स्पेस हमने कैसे छोड़ी कि यहाँ पर हमने सबसे पहले तो ये ट्रिपल डॉट लगा के जो है वो, यानी इसको बोलते हैं स्प्रेड सिंटैक्स। इसकी तरह का एक और भी होता है जिसको रेस्ट बोलते हैं। रेस्ट बेसिकली क्या करता है कि फंक्शन के अंदर आप जब, या प्रॉप्स के अंदर, रिएक्ट किया कि जब हम बात करें तो उसके अंदर आप बहुत सारी वैल्यूज भेजते हो, तो वो एज अ एरे या एज अ ऑब्जेक्ट जो है ना वहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाती हैं, यानी वहाँ पर इकट्ठी हो जाती हैं। यानी अगर मैं यहाँ पर ऐड नेम का फंक्शन कॉल करूँ, वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, और यहाँ पर मैं 1 2 3 और 4 इस तरीके से भेज दूँ, और यहाँ पर इसके अंदर मैं आकर जो है वो यहाँ पर 3 डॉट्स लगाकर इसके अंदर नंबर्स लिख दूँ, तो क्या होगा, बेसिकली हमारे पास जो 1 2 3 4 है वो यहाँ पर आकर इसके अंदर एरे में ऐड हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर इसको एज अ ऑब्जेक्ट जो है ना वो भेज दूँ, मतलब नेम इज इक्वल टू फहद, नेम की नेम फहद यहाँ पर वैल्यू होगी, तो वो यहाँ पर आकर एज एन ऑब्जेक्ट जो है ना वो ट्रीट होगी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमने एरे के अंदर पढ़ा था। अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ आ रही तो आप वो वाला लेक्चर दोबारा देख सकते हो। खैर, स्प्रेड में हमने क्या किया, अभी तो हमने यहाँ पर इसका ये सिंटैक्स लिखा हुआ है स्प्रेड का, लेकिन आप इसको ऐसा समझ लो कि बैक एंड के हमारे हमारे पास बैक एंड के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये इस तरीके से फहद लिखा आ गया और यहाँ पर ये इस तरीके से कासिम लिखा आ गया, तब जाके जो है वो हमारे पास इसके अंदर एक और न्यू वैल्यू ऐड होगी, अली। लेकिन अब फहद कासिम हमने नहीं लिखा, यहाँ पर हमने डायरेक्टली क्या किया, स्प्रेड सिंटैक्स लगाया, जैसे हमारे पास उसके बैक एंड के अंदर ये वाली वैल्यूज लिखी आ गई, नेम, और यहाँ पर हमने एक न्यू वैल्यू जो है वो ऐड अप कर दी, जो कि हम बटन प्रेस के ऊपर बेसिकली जो है वो चला रहे हैं। अगर हम इसको डायरेक्टली इस तरीके से कॉल कर लें तो वो इन्फिनिट लूप्स में जो है ना वो चला जाता है हमारे पास ये वाला फंक्शन। समझ आइए आपको कुछ? सही है, सही है सर। ठीक। अभी आगे चले वो जो अच्छा, आज हम लोगों ने जो है ना बेसिकली छोटा सा ही था लेक्चर, कंपोनेंट्स को तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। किसी ने क्लास ज्वाइन की थी? नहीं, दो ही बंदे। हेलो हेलो, कौन कर रहा है? वो पीछे कहाँ जाइए भाई, की लगे हुए। अच्छा अच्छा, कोई इशू नहीं। कंपोनेंट्स तो हम चलो चूँकि पढ़ चुके हैं, लेकिन इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस मैंने आपको ये बतानी थी कि सबसे पहले आपने जो है ना वो हमेशा कंपोनेंट के जब नेम्स बनाने हैं ना तो उसमें पास्कल नेमिंग कन्वेंशन यूज़ करनी है। पास्कल नेमिंग कन्वेंशन क्या होता है, जो कंपोनेंट्स के नेम है ना उसका पहला लेटर हमेशा यहाँ पर हमारे पास कैपिटल होगा, जैसे कि आपने बनाया तो इसके ये जो पहले लेटर्स हैं वो हमेशा कैपिटल होंगे, ठीक है हमारे पास।
और जी। केवल किस जी। हमारे पास इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं वो एक कंपोनेंट की हमेशा जो है ना वो एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, यानी वन कंपोनेंट इज इक्वल टू वन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इससे क्या मुराद है हमारे पास कि आपने जब यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाया नेव बार का, तो उसके अंदर आपने नेव बार की या नेविगेशन की हैंडलिंग करनी है। आपने ये नहीं है उसके अंदर आप फॉर्म्स भी डाल दो, उसके अंदर आप एपीआई की कॉलिंग्स भी कर रहे हो, या आप उसके अंदर जो है ना वो प्योर लॉजिक डाल दो, तो फिर कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट का मकसद ही यहाँ पर जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो एक कंपोनेंट की हमेशा एक ही जिम्मेदारी होगी। नेव बार का है तो नेव बार होना चाहिए, लॉगिन का है तो उसके अंदर लॉगिन होना चाहिए। इससे आपके जो एप्लीकेशन है रिएक्ट की, रिएक्ट ऐप है जो है बेसिकली, वो छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगी, ईजियर टू डिबग, ईजियर टू रीड, और जो है वो एफिशिएंट होगी। तो आपने हमेशा जो है ना वो ऐसे कंपोनेंट्स बनाने हैं जो कि एक ही काम कर रहे हो। ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस में आता है। और देन प्रॉप्स आप इसके अंदर पास कर सकते हो यहाँ पर इस तरीके से कि मैंने ये कंपोनेंट कहीं पर लिखा है, तो मैं वहाँ से प्रॉप्स जो है ना वो पास करता हूँ डाटा के थ्रू। तो आप इस तरीके से जो है ना वो इसके अंदर डाटा भी जो है वो पास कर सकते हो। फोल्डर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो आपने हमेशा फोल्डर स्ट्रक्चर को भी क्लीन रखना है। एसआरसी के अंदर हमारे पास जो है वो ये तो चलो डिफ़ॉल्ट पेजेस हैं, लेकिन यहाँ पर आपने एक फ़ोल्डर बना लेना है पेजेस का, जिसके अंदर आपके पास होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, इस तरह के पेजेस होंगे। इसी के अंदर आपने एक और फ़ोल्डर बना लेना है कंपोनेंट्स का, जिसके अंदर आपके पास इस तरह के छोटे छोटे कंपोनेंट्स होंगे, जैसे नैव बार हो गया, बटन का कोई कंपोनेंट हो गया, कोई कार्ड का कंपोनेंट हो गया। तो इस तरीके से आपने ये वाली बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए जो है ना वो अपने कंपोनेंट्स बनाने हैं। नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग देखते हैं वो आज बूटस्ट्रैप देखते हैं रिएक्ट के साथ, कि रिएक्ट के अंदर बेसिकली हम बूटस्ट्रैप जो है वो कैसे लगाते हैं। अगर मैं यहाँ से इसके ऊपर दोबारा से रीजनरेट कर लूँ, सबसे पहले हम लोग अपना टर्मिनल खोल लेंगे और यहाँ से जो है वो अपनी इस रिएक्ट ऐप को बंद कर लेंगे। अब वो हम कैसे करते थे, कंट्रोल सी से करते थे। कंट्रोल सी दबाएंगे तो आपकी रिएक्ट ऐप की जो ये जो है ना ये लाइव सर्वर बेसिकली आप समझ लो ये यहाँ पर हमारे पास बंद हो जाएगा। देन इसके अंदर आपने करना है बूटस्ट्रैप इंस्टॉल। अब बूटस्ट्रैप आपने कैसे इंस्टॉल करना है, आपने लिखना है npm। npm हमारे पास नोड पैकेज मैनेजर होता है, जो कि हमारे पास जब हम नोड इंस्टॉल करते हैं तो ये चीज़ भी हमारे पास इंस्टॉल हो जाती है। इसके थ्रू हम लोग डिफरेंट प्लगइन्स वगैरह जो है ना वो इंस्टॉल कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो npm उस मकसद के लिए यूज़ होता है। npm आई शॉर्ट हैंड फॉर इंस्टॉल, और यहाँ पर हम लिख देंगे बूटस्ट्रैप। एंटर दबाएंगे तो ये क्या करेगा, बूटस्ट्रैप इंस्टॉल कर लेगा। थोड़ा सा करेंगे वेट। इतनी देर हम लोग जो है वो चले जाते हैं रिएक्ट बूटस्ट्रैप की वेबसाइट के ऊपर। ये देखो ये भी किसी ने ना नेटलीफाई के ऊपर इसको होस्ट किया हुआ है, जो मैंने गिट और गिट हब के ट्यूटोरियल में बताया था ना आपको, फ्री होस्टिंग। तो ये भी इसी तरह से नेटलीफाई के ऊपर हुई हुई है। रिएक्ट हमारे पास इंस्टॉल हो गया है। नेक्स्ट हम इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर आएंगे। अगर ऐप डॉट जेएस बेसिकली इंडेक्स नहीं होगा, हमारे पास ऐप डॉट जेएस वाली फाइल है। इसके अंदर हम लोगों ने ये वाली लाइन इंपोर्ट कर देनी है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसी जैसे कि मैंने बूटस्ट्रैप के ट्यूटोरियल में भी आपको बताया था कि आपको जो है ना वो चीज़ें हमेशा याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये हमारे पास पूरी वेबसाइट है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन में हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे जो है ना वो कंपोनेंट्स ऑलरेडी बने बनाए पड़े हुए हैं। हमने क्या करना है, सिर्फ इनको उठाना है, कॉपी करना है और इनको अपने लिहाज से एडिट करके जो है ना वो यूज़ कर लेना है। हाँ, इसके अंदर सीखने वाली चीज़ें क्या है, लेआउट्स कैसे स्ट्रक्चर करने हैं, मतलब ग्रिड सिस्टम जो है बूटस्ट्रैप का उसको कैसे यूज़ करना है, रिस्पॉन्सिव वाली क्लासेस कौन सी होती हैं वो क्या है,
कलर्स की क्लासेस कौन सी होती हैं, साइजेस की क्लासेस क्या होती हैं, वो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। बाकी बटन कैसे बनाना है, नैव बार कैसे बनाना है, वो आपने सिंपल आना है इस वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ पर जो है ना वो सिंपली इनको कर लेना कॉपी पेस्ट। लेकिन एक और चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, अब आप कंपोनेंट बेस्ड जो कि डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो आपने हमेशा इंपोर्ट भी वही चीज़ करनी है जो कि आप यूज़ कर रहे हो। अब मैंने बटन अगर लगाना है अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो मैं यहाँ से इस पाथ के ऊपर से जो है ना वो बटन को पहले क्या कर लूँगा, इंपोर्ट कर लूँगा। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहीं पर कर लेते हैं, बटन किया रिएक्ट बूटस्ट्रैप के अंदर से, और डिव के अंदर हम आए, पहले एक H2 लगा लेता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ रिएक्ट बूटस्ट्रैप। देन इसके नीचे जो है वो मैं बटन को जो है वो उठा के कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब हमारे पास जो है वो रिएक्ट का बूटस्ट्रैप का बटन जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा सॉरी, हमने जो है ना वो उसको npm रन डेव नहीं किया। रिएक्ट बूटस्ट्रैप बटन इंपोर्टेड बाय यूजर, इंस्टॉल तो किया हमने, इसने एरर क्यों दे दिया। ये कुछ नया एरर आ गया, एक मिनट इसको देखते हैं। यहाँ अगर हम सिंपल इसका बटन बना के इसके अंदर क्लासेस ऐड कर लें, क्लास नेम सबसे पहले हमारे पास बटन में होता था btn, btn प्राइमरी, और यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं बटन। बूटस्ट्रैप इस तरीके से तो हमारे पास जो है वो चल रहा है यहाँ पर, मतलब इसकी क्लासेस वर्क कर रही हैं। लेकिन ये जो पूरा कंपोनेंट है हमारे पास, बटन का कंपोनेंट बेसिकली, वो उसमें एरर आ गया है। वो हम देखते हैं उसका क्या इशू है। जब हमने बूटस्ट्रैप इंस्टॉल किया, लेकिन हमने रिएक्ट बूटस्ट्रैप को जो है ना वो इंस्टॉल नहीं किया, तो अब हम क्या करते हैं, पहले इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। वैसे इस तरह भी कोई मसला नहीं है, आप इसको जो है ना वो बटन के ऊपर क्लासेस लगा के, मतलब अगर आप क्लास बेस्ड डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से इसके ऊपर क्लास नेम लगाया तो ये भी हमारे पास चल रहा है। अगर मैं इसको डेंजरस कर दूं, मेरे ख्याल से नहीं, सॉरी डेंजर होता है हमारे पास, तो ये रेड कलर होता है या येलो हो जाता है, ये रेड हो जाता है। तो क्लासेस तो हमारे पास बूटस्ट्रैप की वर्क कर रही है, क्योंकि हमने बूटस्ट्रैप की बेसिकली क्लास वाली जो है ना वो डाउनलोड की है। लेकिन अगर मैं कंपोनेंट वाली करना चाहता हूँ इस तरीके से, जिसके अंदर मैं ये इंपोर्ट की स्टेटमेंट भी लगा लूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रिएक्ट बूटस्ट्रैप भी जो है ना वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, यानी यह कमांड चलानी पड़ेगी। इसको करेंगे सिंपल कॉपी पेस्ट, इंटर करेंगे और थोड़ा सा करेंगे वेट।
अच्छा, मैं ना इसको भी आपको जो है ना वो डिफरेंस भी बेसिकली दोनों का समझाता हूँ कि हम लोग ये वाले कंपोनेंट्स और ये वाले क्लास नेम का फ़र्क क्या है रिएक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और रिएक्ट के अंदर अगर आपने बूटस्ट्रैप यूज़ करनी होगी तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आपने जो है ना वो कंपोनेंट वाली रिएक्ट यूज़ करनी है, मतलब इसमें क्लास नेम वाली जो है ना वो यूज़ नहीं करनी। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि जो हमारे पास ये सादी बूटस्ट्रैप होती है, जब आप HTML CSS या जावास्क्रिप्ट के अंदर डेवलपमेंट कर रहे होते हो, हमारे पास रिएक्ट जेएस नहीं होती। तो बूटस्ट्रैप जो है ना वो एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी हुआ करती थी, मतलब अभी भी है लेकिन पहले वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी। जे क्यूरी उसको बोलते थे। उससे ना जावास्क्रिप्ट की जो राइटिंग है ना वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट और बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाती है, मतलब जावास्क्रिप्ट का आप कोई भी कोड लिखते थे ना तो वो बहुत शॉर्ट हैंड हो जाता था। तो जो बूटस्ट्रैप है ना वो आपकी बनी है जे क्यूरी के ऊपर। लेकिन रिएक्ट जेएस के अंदर चूंकि हम लोग जो है ना वो अच्छी प्रैक्टिस आप समझ लो नहीं है कि आप इसके अंदर जो है ना वो जे क्यूरी वाले इस तरह फंक्शंस यूज़ करो। तो क्लास नेम्स अब इसके अंदर अभी तो फिलहाल हम लोग सिंपल जो है ना वो क्लासेस यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर अगर हम कुछ ऐसी कंपोनेंट यूज़ कर रहे हो जिसके अंदर जो है वो जे क्यूरी का यूज़ हो रहा हो, जैसे हमारे पास मोडाल्स होते हैं, देन हमारे पास होते हैं हमारे पास यहाँ पर ड्रॉप डाउन्स और इस तरह की, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें जावास्क्रिप्ट लगी हुई होती है बूटस्ट्रैप के अंदर। तो वो हम लोग यहाँ पर उसको सही तरीके से जो है ना वो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसके बैक एंड में हमारे पास जे क्यूरी लग रही होती है। तो उसका सोल्यूशन क्या होता है हमारे पास, यहाँ पर हम लोग इस तरीके से कंपोनेंट जो है ना वो इंपोर्ट कर करके यूज़ करें। तो अब हम लोग यहाँ पर इसको एक क्लास नेम को कर लेंगे रिमूव, और हम लोग यहाँ से जो है ना वही जिस तरह पहले हम लोग बटन उठा रहे थे वो बटन जो है वो उठा लेंगे। मैं दोबारा से जाता हूँ कंपोनेंट्स के अंदर और यहाँ से बटन्स के अंदर जाता हूँ। अब इसके अंदर भी थोड़ी सी चेंजेस होंगी आपके पास, लेकिन अगेन जैसे मैंने पहले बताया कि आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों को, आपको सिर्फ जब आप यहाँ से डेवलपमेंट करते जाओगे, यहाँ से चीज़ों को उठाते जाओगे, ऑटोमेटिक याद होती जाएंगी। अब वहाँ पर हम लोग क्लास नेम के अंदर जो है वो कलर शलर इस तरह की चीज़ें दे रहे होते थे, यहाँ पर हमारे पास जो है वो प्राइमरी आ गया है। उसके बाद साइजेस वगैरह जो है ना वो हम लोग मार्जिन टॉप इस तरह की चीज़ें जो है वो दे रहे होते थे। यहाँ पर हम लोग जो है ना वो प्रॉप्स सिंपली जो है ना वो पास कर देंगे। ये आप ऐसे समझ लें कि हमारे पास ये कंपोनेंट बना हुआ है, जैसे ये कंपोनेंट है तो ये भी हमारे पास एक कंपोनेंट बना हुआ है रिएक्ट जेएस के अंदर, जिसके अंदर ये हम लोग प्रॉप्स पास कर रहे हैं। ये हमारे पास वेरिएंट है और ये हम लोग उसकी वैल्यू पास कर रहे हैं, और इसकी बैक एंड के अंदर ये इसके अंदर बेसिकली कलर वगैरह सेट जो भी कर रहे हैं। खैर वो चीज़ ऑब्वियसली आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना समझ लें कि ये हमारे पास कोई बटन का जो है वो कंपोनेंट है। अब अगर मैं इसको देखूं अपने पास तो npm run dev हम लोगों ने किया, अब ये चल रहा है और ये रिफ्रेश हुआ कि नहीं, हो रहा है। अब देखो हमारे पास यहाँ पर ये चल गया है, ये प्राइमरी वाला जो है वो हमारे पास आ गया। इसको मैं अगर चेंज करके डेंजर कर दूं तो हमारे पास इसका कलर जो है वो रेड हो जाएगा। तो रिएक्ट जेएस के अंदर जो है ना वो आपने क्लास नेम वाले बूटस्ट्रैप नहीं यूज़ करनी, क्योंकि इसकी बैक एंड में जे क्यूरी यूज़ हो रही है। क्योंकि अभी तो सिंपल बटन हम लगा रहे थे तो उसमें चलो हमने क्लास नेम लगा ली क्योंकि वो प्योर CSS है। लेकिन जब हम लोग मोडाल्स यूज़ करते हैं, ड्रॉप डाउन्स यूज़ करते हैं या ऐसी कोई चीज़ यूज़ करते हैं जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट लग जाती है, तो उसमें फिर आ जाती है जे क्यूरी का कॉन्सेप्ट, जो कि रिएक्ट के अंदर यूज़ करना अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो आपने इस तरीके से कंपोनेंट जो है वो इंपोर्ट करके यूज़ कर लेना है। अभी हमने यहाँ पर बटन का कंपोनेंट यूज़ किया है। अगर इसी के डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आ जाएं तो हमारे पास वेरिएंट के अंदर देखो, अब हम लोग आउटलाइन प्राइमरी अगर भेज दें तो हमारे पास इस तरह के बटन जो है वो बन जाएंगे जिसकी ये आउटलाइन आ जाएगी, मतलब कलर फिल्ड नहीं होगा। देन इसके अंदर और भी कुछ आप प्रॉप्स जो है ना वो पास कर सकते हो। अब ये सारी जो है वो प्रॉप्स, इनको आपने प्रॉप्स बोलना है। जब HTML के हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं तो आप उनके एट्रीब्यूट्स बोलते हो, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये सारे जो है वो प्रॉप्स हैं। जैसे कि ये इसका एक जो है वो बटन की हमारे पास बेसिकली एट्रीब्यूट होती है टाइप, कि उसकी टाइप क्या है, क्या वो सबमिट है, रीसेट है। यहाँ पर उसकी प्रॉप क्या है, वैल्यू है। देन हमारे पास ये और भी कुछ चीज़ें हैं, ये आप देख सकते हो। हम अपनी कोई मकसद की चीज़ ढूंढते हैं, ये जिस तरह साइज़ है हमारे पास। अब ये साइज़ हम लोग HTML CSS के अंदर जो है ना वो क्लास नेम के अंदर लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर अलहदा से साइज़ का एक प्रॉप बना हुआ है LG SM। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ब्लॉक लेवल बटन। अच्छा, ये इसने ग्रिड के अंदर से जो है ना उसको यूज़ किया हुआ है।
देन ये एक्टिव की कोई क्रॉप है। मतलब सिंपली ये है कि मतलब आपको कुछ भी कंपोनेंट चाहिए हो ना, तो वो आप यहाँ से आके सिंपल कॉपी पेस्ट करके, और अगर उसके अंदर आपने कोई एडिटिंग वगैरह करनी है तो यहाँ पर पूरी ये डॉक्यूमेंटेशन पड़ी है, ये याद करने की ज़रूरत नहीं होती। या आप इसको यहाँ से सिंपली उठा सकते हो। यहाँ से हम लोग कुछ और चीज़ ले लेते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास सिंपल कंपोनेंट है। हम कुछ और भी जहाँ से अगर कंपोनेंट उठाना हो, अ, इनकी वेबसाइट के अंदर अगर हम आ जाएं तो यहाँ से हम उठा लेते हैं। ये अकॉर्डियन है। अकॉर्डियन बेसिकली क्या होता है कि आप इस तरीके से जो है ना, ये इनके ऊपर क्लिक करो, ये इनकी डिटेल एक्स्ट्रा जो है ना वो ओपन हो जाती है। अक्सर वेबसाइट्स में एफएक्यू के अंदर जो है ना बेसिकली ये चीज़ आप देखते होगे। तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ से इसको ये किया, इंपोर्ट वाली स्टेटमेंट कॉपी की, ठीक है, यहाँ पेस्ट मारी, और उसके नीचे क्या किया, यहाँ पर हमारे पास ये पूरा अकॉर्डियन है, इसको आप कर लो कॉपी, इस डिव के अंदर है, यहाँ पर हमने कर लिया पेस्ट। अब ये हमारे पास जो है ना वो ये कंपोनेंट्स हैं, ये अकॉर्डियन है, ये उसके अंदर चाइल्ड कंपोनेंट है जिसके अंदर हम लोग अपनी जो है ना अपने लिहाज से एडिटिंग वगैरह करके इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पर अकॉर्डियन आइटम 1 आ गया, अकॉर्डियन आइटम 2 आ गया। तो रिएक्ट बूटस्ट्रैप जो है ना वो जैसे बूटस्ट्रैप हमने पहले पढ़ी थी वही है इसके अंदर भी, कि आपने सिंपली जो है वो यहाँ से कंपोनेंट्स जो भी यूज़ करने आपने यहाँ पर जो है वो उनको कॉपी पेस्ट करके और उनको अपने लिहाज से एडिट वगैरह करके उनके कलर्स वगैरह चेंज करके आप यूज़ कर सकते हो। बूटस्ट्रैप के अंदर जो चीज़ सीखने वाली है वो ऑब्वियसली इसकी यूटिलिटी क्लासेस हैं, और इसका जो है वो स्ट्रक्चर है कि कैसे आपने ग्रिड्स यूज़ करनी है, कैसे आपने जो है ना वो स्ट्रक्चर लेआउट देना है, रिस्पॉन्सिव कैसे करना है, मार्जिन की क्या क्लासेस हैं, पैडिंग की क्या क्लासेस हैं, तो वो सब हम लोगों ने अपने बूटस्ट्रैप वाले लेक्चर के अंदर देखा हुआ है। बाकी चीज़ें सेम ही है इसके अंदर, सिर्फ और इसके अंदर और उसके अंदर जो है वो फ़र्क ये है कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो कंपोनेंट्स जो है वो यूज़ होते हैं, और इसी के अंदर आप क्लासेस भी जो है ना वो ऐड कर सकते हो क्लास नेम के थ्रू। अगर मैं इसके अंदर क्लास नेम ऐड कर दूँ और इसको मार्जिन टॉप से दे दूँ बहुत ज़्यादा 5 दे दूँ, तो हमारे पास यहाँ पर मार्जिन जो है वो ऐड हो गई है, यानी आप क्लासेस भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो। अगर मैं इस अकॉर्डियन, ये हमारे पास ये अकॉर्डियन है, तभी मैंने इस पर मार्जिन ऐड की, तो ये हमारे पास 3 REM की मार्जिन जो है वो ऐड हो गया है, MT5 जो हमने ऐड किया है। तो इस तरीके से आप इसके अंदर क्लासेस भी जो है वो ऐड कर सकते हो। खैर ये था आज का लेक्चर, काफ़ी मतलब सिंपल सा था। बूटस्ट्रैप हमने देखनी थी कि रिएक्ट के अंदर भी जो है वो बूटस्ट्रैप यूज़ कर सकते हैं। मैं पर्सनली जो है वो टेलविंड जो है ना वो प्रेफर करता हूँ बूटस्ट्रैप के अंदर। अब टेलविंड क्या चीज़ है, तो टेलविंड जो है वो हमारे पास क्लास बेस्ड जो है ना बेसिकली यहाँ पर हम इसके अंदर जो है ना वो यूज़ करते हैं स्टाइलिंग। ये होती है कंपोनेंट बेस्ड हमारे पास, मतलब इसके अंदर हमारे पास प्री डिफाइंड प्री बिल्ड कंपोनेंट्स होते हैं जिसके अंदर हम डिफरेंट क्लासेस लगा के जो है ना वो थोड़ी बहुत जो है ना वो कस्टमाइज अपनी कर सकते हैं, यानी कलर चेंज कर लिया, साइज चेंज कर लिया, मार्जिन डाल दी, एक पैडिंग डाल दी। इसके अंदर हम कंपोनेंट जो है ना वो प्री मेड क्लासेस के थ्रू जो है ना वो खुद से कंपोनेंट बनाते हैं, यानी हमारे पास यहाँ पर प्री डिफाइंड कंपोनेंट्स नहीं होते। टेल बेंड के अंदर अगर मैंने जो है वो डिस्प्ले फ्लैक्स देनी है तो मैं इस तरीके से फ्लैक्स दे दूंगा। अगर मैंने जो है वो उसके अंदर शेडो ऐड करनी है तो मैं यहाँ से शेडो एक्सेल की, या ये हमारे पास चूंकि साइज़ है तो सिंपल शेडो की क्लास से जो है वो मैं डाल दूंगा। मैंने अगर अपने बॉर्डर रेडियस डालना है तो मैं यहाँ पर राउंडेड कर दूंगा। फॉन्ट साइज चेंज करना है, और यहाँ पर सबसे जो मज़े की चीज़ है वो कलर्स है हमारे पास। बेसिकली कलर्स हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं टेलविंड CSS के अंदर। ये कलर्स जो है ना वो आप इस तरीके से ऐड कर सकते हो। टेक्स्ट ग्रे 600, तो ये ग्रे का कोई शेड हो जाएगा, ये ग्रे का कोई और शेड हो जाएगा। अब इसके ऊपर जो है ना इसके ऊपर भी आप कंपोनेंट जो है ना वो बना सकते हो। तो उसके लिए हमारे पास फिर अलग से एक और लाइब्रेरी आ जाती है, और बहुत सारी हैं, जिस तरह एक चाकरा UI है, ठीक है। देन हमारे पास शेड CN होती है। तो ये इस तरह की हमारे पास इसके ऊपर जो है ना वो
डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है ना वो आ सकते हैं, अगर आप जो है ना वो बूटस्ट्रैप वाला काम ही करना चाहते हो लेकिन टेलविंड के ऊपर। लेकिन अगर आप रॉ टेलविंड यूज़ करोगे तो वहाँ पर आपको इस तरीके से ये क्लासेस जो है ना वो देखनी पड़ेंगी कि आप क्लासेस के थ्रू कैसे अपने जो आपके ये एलिमेंट्स हैं इनको कस्टमाइज़ कर सकते हो। खैर, हमारा जो है वो बूटस्ट्रैप से ताल्लुक़ था तो वो हमने देख लिया है। अगर आपको चीज़ों की समझ नहीं आई तो आप मुझसे नेक्स्ट लेक्चर में सवाल पूछ सकते हो, क्योंकि आपने क्लास लीव कर दिया यहाँ पर या क्लास एंड हो गई, आई डोंट नो। तो मैसेज मैंने आपको ड्रॉप किया था, आपने उसका रिप्लाई भी नहीं किया। खैर, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।